सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने राजतरंगी में देखा था, राजतरंगी के बारे में, जो कि बुक है जो कल्हन के द्वारा लिखी गई है। और कल्हन पहले हिस्टोरियन माने जाते हैं इंडिया के, जिन्होंने कश्मीर के बारे में एक बुक लिखी है। वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के राजाओं के बारे में, उसके कॉइन्स के बारे में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उस बुक को लिखने में उन्होंने 2 साल लगा दिए। उसको हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अब हम आगे देखते हैं। द पास्ट लाइक द प्रेजेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव्स। देयर कैन नेवर बी अ सिंगल फाइनल परफेक्ट हिस्ट्री। अब होता क्या है हिस्ट्री, अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो आज के ज़माने में स्मार्टफोन चल रहे हैं। क्या पहले स्मार्टफोन चलते थे? आज से 100 साल पहले या 150-200 साल पहले क्या लोग स्मार्टफोन में फ़ोन के थ्रू बात करते थे? नहीं। पहले चिट्ठियाँ चलती थीं, और भी लोगों के, राजाओं के दूत हुआ करते थे जो कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। तो हिस्ट्री को अगर देखें तो एक अलग, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अगर हिस्टोरियन की बात करें तो वो अलग अलग अपने नज़रिए से देखता है हिस्ट्री। अगर अलग अलग हिस्टोरियन हैं तो कभी कोई किसी के बारे में कुछ अलग लिखेगा, वहीं पे दूसरा हिस्टोरियन है वो किसी दूसरे राजा के बारे में कुछ अलग लिखेगा। और हिस्ट्री को हम एक जैसा नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। इस टाइप से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं। देयर कैन नेवर बी अ कंप्लीट और एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. The task of the historian is to bring us as close as possible to such a picture. अब होता क्या है कि जो हिस्टोरियन रहता है उसका काम रहता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, मतलब पहले क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। पर वो एग्जैक्ट क्या हुआ था वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी एक अनुमान लगा रहा है। उसने कुछ रिसर्च करी, उसने सर्च करा, और उस सर्च के आधार पर वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ना कि वो एग्जैक्ट डेटा बता सकता है। Historical analysis involves carefully examining the available sources of information, searching for fresh evidence, and devising creative, innovative ways of interpreting historical data. अब क्या होता है, जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो हर बार इस तरीके से रिसर्च करते हैं या अपनी एनालिसिस इस तरीके से करते हैं ताकि उनको कुछ हमेशा कुछ नई एविडेंस मिले, कुछ नई चीज़ मिले। क्योंकि कोई पुराना हिस्टोरियन है, अब कोई नया आएगा, उसके मन में कुछ नए सवाल आएंगे तो वो चाहेगा कि हम उसको रिसर्च करें। तो वो जब रिसर्च करता है तो वो कुछ नई चीज़ पाता है, तो वो अपनी थीसिस वगैरह में लिखता है या वो कुछ बुक वगैरह में लिखता है, जिसको हम पढ़ के आगे समझ सकते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी भी मिस्ट्री हैं, जो कि अभी भी पता नहीं लगाई जा पाई हैं। It involves asking new questions and searching for new answers to old ones. Debate and disagreements are an important part of the growth of all forms of knowledge and history is no exception. अब होता क्या है कि डिबेट और डिसएग्रीमेंट भी ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि जब 2-3 हिस्टोरियन बैठेंगे, आपस में डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो इससे हम पता लगा पाएंगे कि क्या उनके जो पहले हुआ है क्या वो एक्चुअल में ऐसा था या नहीं था। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अकेला रिसर्च करेगा, वो बताएगा, तो हम उसको एक आँख बंद करके बिलीव कर लेंगे। पर जब बहुत सारे हिस्टोरियंस अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो हम थोड़ा समझ पाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम अपनी सूझबूझ से समझ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। आगे देखते हैं। All historical interpretations are ultimately based on evidence derived from the source of history, conventionally divided into two categories, literary and archaeological. From the historian point of view, literary sources includes all text, long or short, written or oral. Archaeological sources include all tangible material remains, but these distinctions are not absolute. ठीक है। All remains of the past, including literary manuscripts, are actually material in nature, and certain kinds of archaeological sources which have writing on them, inscriptions, coins, and inscribed images can be considered both material ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट। अब देखिए क्या है कि जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का पता करना है तो हम 2 तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो है लिटरली और आर्कियोलॉजिकली। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरली है तो हम सिर्फ लिटरली अगर सोर्स मिल गया तो उससे हम हिस्ट्री का पता लगा लेंगे। क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, लिटररी के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल भी। अब लिटररी और आर्कियोलॉजिकल होते क्या हैं सोर्सेज? जो लिटररी सोर्सेज होते हैं हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, ये टेक्स्ट वगैरह होते हैं, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, कोई भी रिटन फॉर्म या फिर ओरल फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पत्थर पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, जैसे अशोका के हम देखें तो उन्होंने बहुत सारी पत्थर्स पे मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं, धम्म के बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो लिटरेरी सोर्सेज है, तो लिटरेरी सोर्सेज में हम क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे राजा था, कौन सा राजा था, उसने क्या किया। जैसे अशोका ने भी अपने इंस्क्रिप्शंस में बहुत कुछ लिखवाया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे पुराण में देखें तो हमारे पास वेदास हैं, ऋग्वेदा है,
और भी ये ओल्ड वेदास हैं, इससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जब किसी जगह की खुदाई होती है तो उससे हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, चाहे वो इंसान का कंकाल हो, चाहे वो आपके टेराकोटास हों, और भी बहुत सारी चीज़ें, बर्तन हो, और भी कुछ भी चीज़ पाई जाती हैं, पत्थर पे कुछ लिखा हो या मिट्टी या फिर कुछ भी ऐसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ होगा, लोग क्या यूज़ करते होंगे, किस तरीके से रहा होगा। तो ये सब दिया है। अगर हम देखें तो ये कुछ रिटन टेक्स्ट हैं, ये रिटन टेक्स्ट है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। अब देखा जाए अगर ये कॉइन है तो कॉइन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं? अब जैसे कि उसमें उस टाइम के राजा की फ़ोटो बनी होगी और कुछ लिखा होगा तो हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सिक्के छपवा रहा है अपने टाइम के तो ज़रूरी है उसमें वो वही चीज़ डालेगा जिसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे इसमें हाथी बना हुआ है, देख सकते हैं, या राजा है उसकी फ़ोटो होगी। अब जैसे ये कुछ हैं, जैसे ये खुदाई में पाया गया है, एक स्ट्रक्चर है, और जैसे ये सिविलाइजेशन में से लिया गया है, तो क्या हुआ कि जब हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी तो उन्होंने देखा कि उस टाइम के घर कैसे थे, लोग क्या करते थे, वहाँ पर उनके रिसोर्सेज क्या क्या थे यूज़ करने के, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहाँ पे ग्रेट बात पाई गई है तो उन्होंने ये भी देखा। जैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात करते हैं, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस? अब देखिए ये जो कुछ एमसीक्यूज मैंने डाले हैं तो ये आपके सिविल सर्विसेज के भी काम आ सकते हैं और साथ में आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के उसमें भी काम आ सकते हैं, और भी जो कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके भी काम आ सकते हैं। तो आप ये पॉज कर सकते हैं और इसके आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जैसे इसका आंसर है पहले वाले का, it involves careful examination of sources and interpreting data creatively. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल सोर्सेज? तो इसका आंसर है ऑल रिमेन्स ऑफ द पास्ट इंक्लूडिंग लिटरेरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर मटेरियल इन नेचर। अगला देखते हैं, व्हाई इज डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट इंपॉर्टेंट इन हिस्टोरिकल एनालिसिस? इसका आंसर है सी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड बोथ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड अ टेक्स्ट इन हिस्टोरिकल एनालिसिस? तो इसका आंसर है इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉइन्स। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।